अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जब से युद्ध हुआ है तब से लेकर पूरी दुनिया में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पहले तो तेल को लेकर एक तरह की हाहाकार की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन तेल को लेकर कहीं ना कहीं स्थिति अभी ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति पैदा हो जाती है घरेलू गैस को लेकर। घरेलू गैस को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जहाँ तहाँ आपको लाइन देखने को मिल ही जाएगी। और स्थिति कुछ ऐसी पैदा हो गई है, शहरों में काम करने वाले जो प्रवासी मजदूर होते हैं वो अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे ही 19 अप्रैल 2026 की बात है, गुजरात प्रदेश के सूरत में एक उधना रेलवे स्टेशन है। उधना रेलवे स्टेशन पर लोग जमा हो रहे थे, खासकर प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए जब जमा हो रहे हैं तो यहाँ पर दोपहर का समय है, लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक ट्रेन है जो यहाँ से हसनपुर बिहार की तरफ जाने वाली थी। और जैसे मजदूरों का रेला एक साथ आता है, बताया जाता है कि करीब करीब 8,000 मजदूर हैं जो इस ट्रेन में बैठने के लिए जद्दोजहद करने लगते हैं। करीब करीब 2-3 किलोमीटर तक की लाइन लग जाती है। और पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो पुलिस ने इन मजदूरों को लाइन में लगाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। स्थिति भयावह हो जाती है। इतनी कैपेसिटी उस ट्रेन की थी ही नहीं जितने के मजदूर वहां पर पहुंच जाते हैं। सभी के सब लोग चाहते थे कि ट्रेन में बैठें, और ट्रेन में बैठने की वजह से भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। और प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए चाहे वो दीवार कूदनी पड़े या फिर किसी को फांदना पड़े, वो ऐसे ही कोशिश कर रहे थे। जब स्थिति बिगड़ने लगती है तब पुलिस को लाठी भी चार्ज करनी पड़ती है। और इसी बीच में लोगों ने फिर इस बात का वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि किस तरह से मजदूरों को दिक्कतें हो रही हैं अपने घर वापस आने के लिए। हालांकि मीडिया रिपोर्ट की दावा करती है कि अब तक करीब करीब सूरत से 3 लाख से ज़्यादा मजदूर हैं जो अपने घरों की तरफ वापस जा चुके हैं। लेकिन 19 अप्रैल 2026 को ये मजदूरों का जो रेला था एक साथ जब स्टेशन पर पहुंच जाता है तो स्थिति को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल काम हो रहा था। जब पत्रकार लोग वीडियो बना रहे हैं, आम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो इसी बीच में एक व्यक्ति आता है, आकर रुकता है, कैमरे को देखता है, देखकर कहता है कि अब नहीं आऊंगा दोस्त, बता देना। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। उसका ये जो मुंह से निकला हुआ बोल था वो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाता है कि हर कोई बस उसी उधना रेलवे स्टेशन की चर्चा करना शुरू कर देता है। क्योंकि चारों तरफ भीड़ और जो ड्रोन से कैमरे से जो रिकॉर्ड किया गया था उन फोटो को देखकर इसी स्थिति को सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मजदूरों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसके बीच में मीडिया में ये भी चल रहा था कि गर्मियों की छुट्टी हो गई है इसलिए मजदूर जा रहे हैं। लेकिन जाते तो मजदूर पहले भी थे, लेकिन इस तरह की दिक्कतें हुई हैं तो घरेलू गैस की किल्लत की वजह से। उस मजदूर की तरफ से जो एक बोल निकला था वो बोल अब नहीं आऊंगा दोस्त, बता देना। ऐसा ही बोल एक कई साल पहले निकला था जिस पर एक फिल्म भी बनी है। वो फिल्म बहुत चर्चा का विषय रही थी। 2 दोस्तों की कहानी है, एक मुस्लिम दोस्त होता है और दूसरा दलित होता है। क्या है उसकी कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में एक गांव लगता है देवरी, और देवरी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रामचरण होता है, उसकी पत्नी का नाम शुभवती होता है। उनको 3 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। 5 बच्चों में सबसे बड़ा वाला जो बेटा होता है जिसका नाम अमृत कुमार होता है, और सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम है शिव कुमार। बीच की बहनें हैं। ये अमृत कुमार पढ़ने में ज़्यादा होशियार तो होता नहीं है। जब वो 17 साल का था तब उसने हाई स्कूल के एग्ज़ाम दे रहा था और हाई स्कूल में फेल हो जाता है। तभी उसने फैसला कर लिया था क्यों ना मैं अपने परिवार का, अपनी माँ का, अपनी बहनों का, अपने भाई का लिए कुछ पैसे कमाऊंगा, मदद करूंगा। क्योंकि पिताजी उसका अक्सर बीमार रहते हैं, थोड़ी कमज़ोर स्थिति में रहते हैं। इसलिए उसने अपने आसपास के लोगों से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उनसे पूछा कि क्या काम किया जाए और कहाँ पर काम किया जाए। तो किसी ने उसे सलाह मशवरा दिया कि आपको गुजरात के सूरत में जाना चाहिए, वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, वहाँ आसानी से काम मिल जाएगा। तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें काम मिलने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे अमृत कुमार को ये पता चलता है, अमृत कुमार ने किसी का साथ पकड़ा। साथ पकड़ने के बाद सीधा ये सूरत की तरफ रुख कर देता है। और रुख करने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस तरह से वो लगातार उसके साल दर साल बीत रहे थे। जब खासकर त्यौहार होते थे, त्यौहार के अवसर पर वो अपने परिवार के पास आता था और जो परिवार से मिलता जुलता था, तो यहीं पर उसका एक बहुत खास दोस्त हुआ करता था, बचपन का खास दोस्त, जिसका नाम मोहम्मद शुएब होता है। मोहम्मद शुएब भी वो घर से निकलना चाहता है, लेकिन परिवार के लोग उससे इतनी जल्दी तैयार नहीं होते हैं। जब ये अपने दोस्त से हर बार कहता है कि भाई मेरे लायक भी कोई वहाँ काम हो सूरत में तो मुझे बताना, मैं भी अपना गांव छोड़ना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, जो भी वहाँ पर मिलेगा मैं उसी से अपना भी काम करना चाहता हूँ। दोनों दोस्तों ने फैसला कर लिया, कहा ठीक है मैं इस बार जाऊँगा, जाकर देखूँगा। जब ये अमृत कुमार वहाँ जाता है, जाने के बाद अपने दोस्त के लिए व्यवस्था करता है ताकि वो रुक सके, साथ ही उसकी नौकरी का भी इंतज़ाम हो सके। और जब ये हो जाता है तो नेक्स्ट बार वो अपने दोस्त को लेकर आता है। आने के बाद सूरत में रुकना शुरू कर देते हैं, वहीं रुकते हैं, कमरा लेते हैं और दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी।
जो अमृत होता है, अमृत कुमार की प्रतिदिन की आमदनी जो होती है वो 480 रुपये होती है, और जो उसका दोस्त है उसको दोस्त को 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से नौकरी मिल जाती है। इसके अलावा अगर वो ओवर टाइम काम करेगा तो ओवर टाइम के हिसाब से उसको पैसे हो जाएंगे। दोनों ने एक कमरा लिया, कमरा लेने के बाद कपड़ा की फैक्ट्री में वो काम करना शुरू कर देते हैं। जिंदगी उनकी बहुत ही शानदार गुजर रही थी। जो पैसे कमाते थे, पैसे कमाने के बाद जो खुद पर भी खर्च करते थे और कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे हों, और इकट्ठे होने के बाद वो अपने परिवार को ज़रूर दे दें, क्योंकि वो परिवार के लिए ही तो यहाँ पर आए हुए थे, परिवार की भाई बहनों की मदद करने के लिए ही तो आए थे। ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में धीरे 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 फैल रही थी, और उस बीमारी का नाम होता है कोविड-19। कोविड-19 चाइना से शुरू होती है और पूरी दुनिया में फैलने लगते हैं। जब भारत में इस बीमारी की आमद होती है तो इसी बीच में पहले जानने के लिए, समझने के लिए कि जो अगला कदम सरकार उठाने वाली थी, कहीं ऐसा तो नहीं स्थिति भयावह हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया था, एक दिन का देखने के लिए कि सुबह से लेकर शाम तक कोई भी घरों से बाहर नहीं निकलेगा, कोई वाहन बाहर नहीं निकलेगा। ये जनता कर्फ्यू है, बस सबके सब जहां पर हैं वहीं पर रुक जाएं। ऐसे था, पूरे देश की जनता ने इसमें सहयोग दिया, और सहयोग देने के बाद फिर एक दिन का गैप होता है और 24 मार्च 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आदेश कर देते हैं, एक अपील भी करते हैं कि आज से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, अब कोई जहाँ जहाँ है वो वहीं रहेगा। ये लॉकडाउन जब लागू होता है तो शुरुआत में लग रहा था कि 10-15 दिन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 10-15 दिन से फिर ये ज़्यादा बढ़ने लगता है, फिर ये 30 दिन हो जाता है। इसी हिसाब से जब लगातार वक्त आगे बढ़ रहा था तो जो जहाँ तहाँ रुका हुआ था वो वहाँ फिर दिक्कत में आने लगता है। खासकर जो गांव देहात के निकले हुए मजदूर थे, जो शहरों में काम करने के लिए गए थे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही ये दोनों दोस्त जो होते हैं, इनके लिए भी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और खासकर अमृत के लिए दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। अमृत शुरुआत में ही थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगता है, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसने पूरा मार्च का महीना गुजार दिया, अप्रैल का महीना पूरा गुजार देता है, और इसी बीच में दोनों फैसला करते हैं कि भाई हमारे पास पैसे हैं नहीं, नौकरी जा चुकी है, आखिरकार हम करेंगे तो क्या करेंगे, खाएंगे तो क्या खाएंगे, क्योंकि जो भी जमा पूंजी है वो धीरे धीरे खर्च हो रही है। दोनों दोस्तों ने फैसला लिया कि क्यों ना आप गाँव की तरफ चलते हैं, और वहाँ से गाँव जो पड़ता है लगभग 1500 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन 1500 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कैसे तय करें, क्योंकि ट्रेनों में बैठने की जगह नहीं मिल रही है, ट्रेन चल नहीं रही है, सब कुछ ऐसी स्थिति हो रही थी कि इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, इनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए। लेकिन कहानी यहाँ पर अमृत और शोएब की चल रही है। जब ये दिक्कतें हो जाती हैं तो इसी बीच में किसी से इन्हें खबर लगती है कि एक ट्रक है जो तुम्हारे ज़िले के आसपास के ज़िलों तक पहुँचेगा, और मौका हो तो इसमें ज़िले में उसमें ट्रक के अंदर बैठ जाओ। तो ये दोनों ही दोस्त, इसमें शोएब भी होता है और साथ ही उसका जो दोस्त होता है अमृत, ये दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं अपने कुछ ज़रूरत का सामान था उसको लेकर। लेकिन जो शुरुआत से ही जैसे ट्रक में जाकर बैठता है तो अमृत की थोड़ी स्थिति खराब थी, वो बीमार जैसी स्थिति में था, थोड़ा थोड़ा खांस रहा था। और उस बीच में लॉकडाउन के उस दौर में अगर किसी ने ज़रा से भी खांसने की कोशिश की तो आसपास के लोगों में भगदड़ सी मच जाया करती थी, लोगों को लगता था कि इसको तो कोरोना हो चुका है। ऐसे ही उस ट्रक के अंदर लोगों को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से मैसेज फैलना शुरू हो जाता है कि इस ट्रक के अंदर एक लड़का है जिसका नाम अमृत है, जो कि बीमार है, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती का रहने वाला है। जब लोगों ने इससे कहा कि ये बीमार है, इसको उतरना चाहिए, तभी कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, उतरने मत दो, और एक काम करो, कोई और रास्ता निकालो। और रास्ता निकाला जाता है, उसको ट्रक के ऊपर बिठा दिया जाता है, जहां पर वहां लोगों की पहुंच थोड़ा सा दूर हो। साथ में जो उसका दोस्त है शोएब, वो बैठ जाता है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे सफर आगे चल रहा है, लगभग 800 किलोमीटर का सफर तो तय हो जाता है। लेकिन 800 किलोमीटर का सफर तय होने के बाद उसकी जो स्थिति लड़के की और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और उसके धूप तेज होने की वजह से ही उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। जब वो लगातार खांस भी रहा है, परेशान भी हो रहा है, उसने शोएब ने कई बार कहा कि इसको नीचे उतार लेते हैं, धूप लग रही है, हवा लग रही है, और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो सभी जो ट्रक में बैठे हुए लोग थे, सबके आगे हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ने की कोशिश करता है, कहता है कि दोस्त ये मर जाएगा, बहुत ज़्यादा बीमार है, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। लेकिन ट्रक के अंदर बैठे हुए लोगों ने ये फैसला कर लिया कि एक काम करो, इसकी वजह से हम सब लोग ना मर जाएं, इसलिए तुम्हें अभी ट्रक से उतरना पड़ेगा। जब इस तरह की बात आती है, ट्रक से उतरना पड़ेगा, उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अभी तक तो वो सिर्फ बैठने की बात हो रही थी कि ऊपर बैठना है, लेकिन अब ये तय हो जाता है कि इसे हर हाल में ट्रक से उतरना ही पड़ेगा। और वो जिला था मध्य प्रदेश का शिवपुर। जब शिवपुरी जिला था, शिवपुरी जिले के हाईवे पे गाड़ी चल रही थी, ट्रक चल रहा था, ट्रक वाले को रोका जाता है, ट्रक वाले से कहा जाता है कि हम सब लोग उतर जाएंगे यदि ये नहीं उतरा। इस बीच में जो शोएब होता है वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, और अमृत जो होता है वो रिक्वेस्ट करने की स्थिति में होता ही नहीं है, क्योंकि अब उसके बोलना, उसका चालना ये पूरी तरह से बंद हो चुका था, वो बात भी ठीक से कर भी नहीं पा रहा था। इस बीच में ये जो दोस्त होता है जिसका नाम अमृत होता है, अमृत अपने दोस्त से कहता है
कि मुझे तुम घर ले चलो दोस्त, मैं अब कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगा। जब रोते हुए कहता है तो शोएब कहता है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें हर हाल में घर लेकर ही जाऊँगा। लेकिन जब ट्रक वाले और उसमें बैठे हुए मजदूर जो होते हैं वो जिद करने लगते हैं तो उन्हें ऐसी जगह पर उतारा जाता है जहाँ ना दूर दूर तक कोई गाँव था और ना दूर दूर तक कोई आदमी था, ना कोई सवारी निकलने वाली थी, क्योंकि सवारियाँ, कुछ गाड़ियाँ, ये ट्रक, ये बस, ये तो सब बंद हो चुकी थी। दूर दूर तक कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब दोनों दोस्तों को वहाँ सड़क के किनारे उतार दिया जाता है तो यहीं से उतरे हुए इन दोनों का किसी ने कोई फोटो खींचा और वो फोटो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाता है कि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो फोटो पहुंच जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि फोटो भी वो शायद आपको मेरे बराबर में दिखाई दे। तो जब वो फोटो भी वायरल हो जाता है, वो अब दोस्त जंगल में पड़े हैं, ये करे तो क्या करे हाईवे के किनारे। तभी उसने अपने दोस्त से कहा कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल घबराना मत, परेशान मत होना। उसने कुछ सामान जो था, जो जरूरत का सामान था, वो जरूरत का सामान लेता है, अपने ही दोस्त को पीठ पर लादता है और पीठ पर लादने के बाद उस जहां उतारा था वहां से वो चलने लगता है, ताकि कहीं और थोड़ा बहुत कदम चलने के बाद या फिर किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलने के बाद कोई तो गांव आएगा, कुछ तो ऐसा आएगा जहां कुछ दाना पानी कुछ मिल सके, क्योंकि वो भूख से भी परेशान थे और उनके पास पानी की कोई एक बूंद नहीं थी। अगला एक गांव आ जाता है। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद जब गांव में रुकते हैं तो गांव में रुकने के बाद लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और जैसे ही वो बीमार दोस्त को देखते हैं, जबकि एक दोस्त उसे पीठ पे लाद के घूम रहा है, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है और जितने लोग वो देख रहे थे वो डर डर रहे थे, घबरा रहे थे कि इसकी वजह से कहीं गांव वालों को कोरोना ना हो जाए। उसने पानी मांगा, नल से पानी पीने की कोशिश की तो उसे पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। तभी किसी ने मदद की और मदद करने के बाद सिर्फ इतना कहा कि पानी लो और यहाँ से चले जाओ। यहाँ से वो थोड़ा और चलने की कोशिश करता है, फिर से अपने दोस्त को पीठ पे लाता है। पीठ पे लादने के बाद जब आगे चल रहा है तो आगे चलने के बाद उसे कोई मजदूरों का रेला दिखाई देता है। मजदूरों का हुजूम था जो अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में वहाँ रुकता है, वहाँ पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी थी और इसी बीच में इस अमृत के बीमार होने की खबर उन मजदूरों में भी आग की तरह फैल जाती है। प्रशासन के कुछ लोग थे, पुलिस, खासकर पुलिस, बात पुलिस तक पहुंचती है। जब बात पुलिस तक पहुंचती है तो वहां से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर सरकारी हॉस्पिटल होता है। उसे एम्बुलेंस की मदद से उस सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। दोनों का नाम लिखवाया जाता है। एक नाम लिखवाता है कि मेरा नाम मोहम्मद शोएब है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास है। एक का नाम अमृत कुमार है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास है। दोनों ही बचपन के दोस्त थे, बचपन में साथ खेलते कूदते थे और आगे कमाने के लिए सूरत निकले हुए थे। इसी बीच में जो शोएब होता है, शोएब को अलग क्वारंटाइन कर दिया जाता है, अलग कमरे में, और उस दूसरा जो दोस्त होता है उसका हॉस्पिटल में इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन इलाज की व्यवस्थाएं उस वक्त इतनी नहीं थी, हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो रही थी और ऐसे ही धीरे धीरे करके वक्त बीत रहा था। पहली रात जो उसका दोस्त होता है शोएब, वो सो ही नहीं पाता और उसको रात भर गंदे संदे ख्याल आते रहते हैं। उसको डर लग रहा था कहीं कहीं कुछ हो ना जाए। तभी उसने उसके पिताजी यानी कि रामचंद्र को फ़ोन किया। रामचंद्र को फ़ोन करने के बाद बताया कि हम इस तरह से सूरत से निकले हैं और हमारी इस तरह की स्थिति हो गई, अभी फ़िलहाल हम फलाह हॉस्पिटल के अंदर हैं, अब अंकल करें तो क्या करें। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो इतना गरीब हूँ, यहाँ तो मैं पहुँच ही नहीं सकता, लेकिन हो सके तो मेरे बेटे को साथ लेके आना, चाहे तुम्हें कितना ही वक्त क्यों न लग जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन वक्त नहीं लगा, महज 4 दिन के बाद ही, चौथा दिन था, सुबह सुबह का वक्त था, वो अपनी जगह क्वारंटाइन था। सींचे से यानी कि जंगले से झांकते हुए, विंडो से झांकते हुए एक नर्स आती है और नर्स आने के बाद कहती है कि अमृत के साथ कौन आया था। तभी वो लड़का कहता है कि मैं आया था, यानी कि शोएब कहता है। तो उसे कहा जाता है कि जो तुम्हारा दोस्त है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि मर चुका है बीती रात। और वो बीती रात थी 15-16 मई 2020 की रात थी। फिर उसका दोस्त ने वहाँ ज़ोर ज़ोर से जब रोना शुरू किया है, उसने ये रोने की आवाज़ जब वहाँ आसपास के लोग थे वहाँ तक पहुँच रही थी, तब उस पूछा जाता है कि जिसके घर वाले उनको सूचना दे दो ताकि वो ले जाएं। जब उसके मरने की सूचना, दोस्त के मरने की सूचना उसके घर वालों को दी जाती है तो घर वाले कहते हैं हम आ नहीं पाएंगे, अगर हो सके तो हमारे बेटे को लेकर तुम ज़रूर आ जाना। अब ऐसी स्थिति में उसने कहा कि ठीक है, मैं अंकल उसे ज़रूर लेके आऊँगा। अब 2 दिन तक उसका इंतज़ार किया जाता है और इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि उसको कोरोना है या नहीं है, उसके 2 दिन के बाद रिपोर्ट आनी थी। जब उसे बिल्कुल तस्दीक हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि वो कुछ और दिक्कतों से उसकी मौत हुई थी, ना कि कोरोना से मौत हुई थी। अब ऐसी स्थिति में फिर एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया जाता है और एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने के बाद उस सरकारी हॉस्पिटल से उत्तर प्रदेश के बस्ती के देवरी गांव के लिए वो एम्बुलेंस की जाती है। उस एम्बुलेंस में बैठकर वो दोस्त उसके साथ चला जाता है। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उसका नाम सुनने के बाद लोगों में घबराहट से पैदा हो जाती है। कोई पास भी आने को तैयार नहीं था। गांव से बाहर एक शमशान घाट होता है, वहाँ पर उस लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और ये बात जो होती है, ये जो कहानी होती है, ये सोशल मीडिया पर इसलिए भी वायरल हो जाती है क्योंकि इस कहानी को न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पत्रकार, जिनका जो नाम है बशारत पीर होता है, बशारत पीर ने इस कहानी को न्यूयॉर्क टाइम्स में जब प्रकाशित किया था, वही फोटो उन्होंने जब प्रकाशित किया था, तो ये कहानी पूरी दुनिया भर में मशहूर हो जाती है, वायरल हो जाती है। हर कोई इस कहानी के बारे में जानने में जुट जाता है कि एक लड़के ने अपने दोस्त के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसमें एक लड़का दलित होता है तो एक लड़का मुस्लिम होता है। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम पर एक
फिल्म भी बनती है। इस फिल्म का नाम होता है होम बाउंड, जो नेटफ्लिक्स पर भी है और वो फिल्म काफ़ी मशहूर हो जाती है और पूरी दुनिया में इस फिल्म को लेकर चर्चा भी हो जाती है। लोग कहते हैं कि देखो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन फिलहाल जो देश भर में स्थिति चल रही है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल के मिलकर जिस तरह से ईरान पर हमला कर रहे हैं या युद्ध इनके बीच में चल रहा है, लेकिन युद्ध की हालांकि फिलहाल तो अभी स्थिति थोड़ी सी डाउन है, कोई युद्ध नहीं चला। लेकिन जब से ये युद्ध हुआ है तब से तेल को लेकर, खासकर घरेलू गैस को लेकर थोड़ी दिक्कतें हो गई हैं और पूरे देश भर में लोगों की अब लाइन लगनी शुरू हो गई है। ठीक वैसे ही लाइन जैसे क्या नोटबंदी में लाइन लगी हुई थी। अब ऐसी स्थिति में जो गैस मिल रही है वो गैस बहुत ज़्यादा उचित दामों पर मिल रही है और उचित दामों पर खरीदना किसी मजदूर के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि मजदूर 11,000, 12,000 या 13-14,000 रुपये अगर महीना कमाएगा और उसको बहुत ज़्यादा महंगा 3-4 हज़ार रुपये में सिलेंडर मिलेगा, तो वो खाने का इंतजाम करेगा या फिर अपने घर भेजने का इंतजाम करेगा या कमरे का किराया देगा। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ से पलायन कर ली जाए, क्यों ना अपने घर जाया जाए और जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो एक बार फिर से आ जाएंगे। लेकिन इस बात को मानने को कोई तैयार नहीं है। लगभग 3 लाख से ज़्यादा मजदूर हैं जो खासकर सूरत की ही हम बात करें तो सूरत से वो निकल चुके हैं, अपने अपने घरों को जा चुके हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के चाहे बनारस हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, गाजीपुर हो, प्रतापगढ़ हो, सुल्तानपुर हो, गोरखपुर हो, देवरिया, बस्ती, इस तरह के जिलों के जो मजदूर हैं। साथ ही जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णिया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, इस तरह के जो ज़िले हैं उनके मजदूर वो वापस लौट लौट के आ रहे हैं। और ये 19 अप्रैल 2026 को ये गुजरात के एक रेलवे स्टेशन में जिस तरह से ये भीड़ का फोटो वायरल हो जाता है तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये स्थिति अभी खराब चल रही है। और लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार ये दावा करती है कि हमने स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद उनको जितने मजदूर थे उनको घर भेज दिया था और ये कोई दिक्कत, कोई परेशानी है नहीं। लेकिन यहाँ पर अदम गोडवी का एक शेर ज़रूर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इस तरह का अक्सर मीडिया में ये ज़रूर बातें आती हैं, लेकिन इस कि जो दिखाया जा रहा है शायद वो वैसी स्थिति है नहीं। लेकिन असल स्थिति क्या है, अगर मजदूर इस वीडियो को देख रहे हों तो ज़रूर वो कमेंट करके बताएं कि असल स्थिति फ़िलहाल क्या है। क्या वाकई जो दिखाया जा रहा है वही है या फिर जो आपका अपना अनुभव है वो है। आप अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते छतरपुर के रहने वाले हैं राम मिलन प्रजापति, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अभय निषाद हैं, सुबोध कुमार यादव, रचित प्रधान, श्याम बहादुर गुप्ता, दीपक प्रजापति, नबी अहमद खान, विनय कुमार, इमरान शेख, विवेक साहनी, पंकज गौतम, प्राशु पांडे, डॉक्टर जितेंद्र यादव, दयाराम अहिरबार, सौरभ यादव, चंदन मौर्य, आदिल खान, हसन खान, नसीम मंसूरी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।